Hello students, welcome to the sixth lecture of this lecture series on electricity magnetism for IIT JM aspirants at this platform of Physics Foundation. I am Lalit Shukla and we are discussing electrostatics. In previous lectures, we have not considered any medium between the charges. Up to now, we have considered vacuum air between the charges as a medium. So today we are going to discuss the effect of dielectrics. What are dielectrics basically? Dielectrics are जो dielectrics है, dielectrics are solid or liquid insulators. So these are called dielectrics. So what happens, सबसे पहले हम लोग बात करें तो फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने क्या किया, दो कैपेसिटर्स लिए, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स जिनकी कैपेसिटी भी सेम था और सारा कुछ डायमेंशन सेम थे. एक डाइलेक्ट्रिक के प्लेट्स के बीच में उन्होंने एक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में उन्होंने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया और फिर दोनों की कैपेसिटी मेजर की. सो दिस इज कैपेसिटी C and this is C dash. What is the observation was that C dash is greater than C. C dash बड़ा हो गया, मतलब कैपेसिटर का कैपेसिटी बढ़ गया. कैसे बढ़ा? So if you look at this ratio C dash to C, there is a factor comes in the picture. We call it K, and this K is constant for a particular material, constant for dielectric, particular dielectric. तो जो हम लोग डाइलेक्ट्रिक इसमें भरेंगे उसी हिसाब से ये कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. दिस वैल्यू इज 1 फॉर एयर और फ्री स्पेस. सो ऑल द इलेक्ट्रिक्स हैव दिस वैल्यू ग्रेटर देन 1. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर वी कम इनटू दिस, we look at this effect of dielectrics. और अब हम लोग जब डाइलेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो साथ में ये भी बात कर सकते हैं कि अगर दो चार्जेज हैं, पॉइंट चार्जेज Q1 Q2, और इनके बीच में जो मीडियम है, देयर इज ए मीडियम. इनके बीच में वैक्यूम नहीं है, फ्री स्पेस नहीं है, देयर इज ए मीडियम. और मीडियम क्या है? डाइलेक्ट्रिक है, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम कह दें K है, तो जो फोर्स होगा, फोर्स इज गिवन बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये होता था. यहाँ पे K का एक फैक्टर आ जाएगा और ये हो गया Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, एंड डायरेक्शन इज सेम. सो नाउ द फोर्स भी चेंज हो गया. कैसे चेंज हो गया? ये कम हो गया इसके बीच में फोर्स. जितना ये फैक्टर ज्यादा होगा उतना ही फोर्स का वैल्यू कम होगा. ठीक है. सो हियर अगेन समटाइम व्हाट यू सी, दिस इज द एप्सिलॉन नॉट. क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो अगर हम कोई मीडियम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हम परमिटिविटी डिफाइन करना चाहें तो वी कॉल इट एप्सिलॉन, एंड दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम. जो भी मीडियम, अगर इस इक्वेशन से इसको हम देखें तो वी कैन राइट एप्सिलॉन इज इक्वल टू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, एंड वी कैन डिफाइन K इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट. So absolute permittivity of medium divided by permittivity of free space is called K, and that K we have discussed here also. This is the same K
and this K is basically dielectric constant. तो इसी को जो K है, इसको कभी कभी हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं. रिलेटिव परमिटिविटी, we can see from there, this is the ratio of permittivity of the medium divided by, this is the ratio of permittivity of medium and permittivity of free space. This is how we define dielectric constant, relative permittivity, all that things. So now let us try to better understand the dielectrics. ये जो मटेरियल हम लोग भर रहे हैं उसका कुछ एक पैरामीटर हमने बात किया और उसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं. तो जो कुछ भी अपने आसपास देख पा रहे हैं, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो जो भी ये सॉलिड और लिक्विड इंसुलेटर्स होते हैं जिनको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, ये भी मॉलिक्यूल्स एटम से मिलके बने होंगे. और एटम में क्या होता है? एटम में न्यूक्लियस, जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं. ओवरऑल एटम इज अ न्यूट्रल एंटिटी और मॉलिक्यूल इज अ न्यूट्रल एंटिटी. बट ड्यू टू दिस सिमेट्री, अगर ये सिमेट्रिक है मॉलिक्यूल, और तब तो ये जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं. अगर ये मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में थोड़ी भी एसिमेट्री है तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज get separated, and what it is forming a kind of dipole. We discussed in previous lecture electric dipole. So electric dipole basically क्या है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, मतलब दो अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज थोड़ा सा डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं. तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं. और हम लोगों ने डाइपोल के बारे में पिछले क्लास में काफी कुछ बातें की थी. अब यहाँ पे देख रहे हैं जो डाइलेक्ट्रिक्स है उसके अंदर जो किसी जो सिमेट्रिक है, जहां पे ये सेपरेटेड नहीं है वहां तो डाइपोल नहीं बन रहा है. जहां पे ये एसिमेट्रिक है वहां पे कुछ डाइपोल है. तो हर मॉलिक्यूल जिसमें कुछ एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है उसमें एक डाइपोल बन रहा है. तो क्या कहते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं इनको हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड अनदर इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. पोलर डाइलेक्ट्रिक वो हैं जहां पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज नॉट कोइंसाइडिंग एंड इट इज फॉर्मिंग अ डाइपोल. और जब डाइपोल बनाएगा तो उसमें क्या होगा? एक कुछ ना कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा. सो द पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट. जबकि जो नॉन पोलर वो है जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनाते, उनका कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता. तो जो जितने भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें उनको दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, पोलर, नॉन पोलर. ये अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फिजिक्स या उससे रिलेटेड चीजों को समझना चाहें तो वहां पे ये जो इसका डाइपोल मोमेंट होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. इससे हम बहुत कुछ मेजर कर पाते हैं, बहुत कुछ जान पाते हैं. बट यहाँ हमारा ये कंसर्न नहीं है, तो हम लोग इसको यहीं पे इसके डिस्कशन को आगे नहीं बढ़ाते हुए हम लोग अपने डाइलेक्ट्रिक को समझते हैं. अब कोई भी अगर डाइलेक्ट्रिक है उसको अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, जैसे कि ये पिक्चर देखें, अगर जो ये पिक्चर बना हुआ है यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया है. तो हुआ क्या, जितने ये मॉलिक्यूल्स थे, चाहे ये पोलर होते चाहे नॉन पोलर होते, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये अलाइन हो गए और इनका पोलराइजेशन हो गया. तो ये जो फिनोमेना है दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गए एक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है और जो डाइपोल्स प्रोड्यूस बने हैं उसका जो डायरेक्शन पोलराइजेशन का है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है. तो बाहर हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम यहाँ पे एक ऐसे सोचे कि एक डाइलेक्ट्रिक
ये कैपेसिटर प्लेट के बीच में ये रखा हुआ है, तो दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। प्लस टू माइनस ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, माइनस टू प्लस ये पोलराइजेशन का डायरेक्शन या डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, सो यू सी दिस काइंड ऑफ इफेक्ट वी सी इन डाइलेक्ट्रिक्स ऑन एटॉमिक लेवल when it is filled in kept in external electric field. Another important thing is this, we can see ये जैसे यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे, बट द सरफेस पे जो ये है यहाँ पे हमको एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. सो इफ यू लुक एट द डाइलेक्ट्रिक प्लेट in a macroscopic way, so there is a charge induced on the both the surfaces and the polarity of the charge is opposite to the external field. अगर हम लोग ये कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पे जो चार्ज है ये अगर प्लस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इज नॉट इक्वल, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा. दिस वी अंडरस्टैंड. ठीक है. नाउ एक और चीज हम लोगों ने उस दिन डाइलेक्ट्रिक के बारे में, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात कर रहे थे, एट दैट टाइम वी डिस्कस्ड इफ वी कीप ए डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे करके, इसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखें तो जो चार्ज है इन पे कुछ फोर्स लगेगा. यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्यू ई और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें ये डायरेक्शन क्यू ई, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस arrangement. So this is called torque. Torque हम लोग tau से रिप्रेजेंट करते हैं and torque T tau is given by P cross E. Electric field P is the dipole moment of this particular dipole. और हम लोगों ने कुछ बातें किया था जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस फील्ड में अगर इसको रख दें. So we wrote that this is P dot E और we know इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हम रिलेशन जानते हैं, तो हम इसको भी ऐसे डिफाइन कर सकते थे, फोर्स इज इक्वल टू डेल we can define del P dot E. ये पोटेंशियल एनर्जी है, इससे हम लोग फोर्स डिफाइन कर सकते हैं. So we have discussed this in previous class also, so we don't need to much worry about it. दूसरी चीज थोड़ा सा और कुछ बातें हम लोग यहाँ पे सीख लें. ये जो चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं, थोड़ा ये पोलराइजेशन के बारे में और समझते हैं. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड ट्राई टू एक्सप्लोर बिट मोर अबाउट डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. तो हम लोगों ने सोचा कि ये एक कैपेसिटर है, इसके अंदर हमने ये एक डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है. ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट समझना है इसको हमको. दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू. ये हमने कैपेसिटर पे चार्ज दिया और यहाँ पे कुछ चार्ज इंड्यूस हो गया, तो हम ये कह दें ये माइनस क्यू डैश है, ये प्लस क्यू डैश. ठीक है, तो ये जो Q और Q डैश है ये भी कुछ रिलेटेड है. अगर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, सो वी कैन इवन प्रूव दिस, बट आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव हियर. Q माइनस Q by K. दिस इज हाउ दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज. दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज. समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड बाउंड चार्ज. And this charge is called free charge. तो ये जो चार्ज है ये हमने दिया हुआ है और ये इंड्यूस चार्ज है, इसकी वजह से ये चार्ज इंड्यूस हो गया. बाउंड चार्ज इसलिए कहते हैं, अगर हम इस चार्ज को हटा दें तो ये जो चार्ज है ये खत्म हो जाएगा, ये हमको नहीं दिखेगा. इवन ये पोलर भी हो तो जो डाइपोल्स हैं वो रेंडमली अलाइन होते हैं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो इनका अलाइनमेंट नहीं होता है, इन एब्सेंसिया ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सो हम लोग
एक यहाँ पे डिफाइन करते हैं पोलराइजेशन। जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की हम लोग बात कर रहे थे, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग देखते हैं, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं और डायपोल बनाते हैं, वहां से हम लोग तो एक पोलराइजेशन को मेजर करने के लिए हम लोग पोलराइजेशन वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू q डैश बाई a। और ये क्या हुआ, q डैश इज द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज, a इज द एरिया ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक प्लेट, सो वी कैन से दिस इज दैट, इसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग इसके डायरेक्शन, इसका वेक्टर फॉर्म ना लेके, इफ वी आर जस्ट कंसीडरिंग इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, और क्योंकि डायरेक्शन को लेके थोड़ा सा हमको अलर्ट रहना होता है जब हम लोग बात करते हैं कहीं पे, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और दूसरी चीज, अगर हम लोग इसको q डैश को, ये जो इसका बीच का डिस्टेंस है, अगर हम बोल दें ये l है और इसको हम a से l से मल्टीप्लाई कर दें, q डैश डॉट l, तो एक डाइपोल जैसा बन रहा है, एक बड़ा डाइपोल सोचे तो ये उसका डाइपोल मोमेंट हो गया, सो दिस इज p एंड दिस a into l इज द वॉल्यूम, सो दिस इज इक्वल टू induced dipole moment per unit volume or induced charge per unit area. This is how we define dielectric polarization vector P। ठीक है, कभी कभी ये हम लोग जब यहाँ पे दो चीज और समझ ले कि एक होता है यूनिफॉर्म पोलराइजेशन, अगर ये हमारा डाइलेक्ट्रिक होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, तो जो पोलराइजेशन होगा ये यूनिफॉर्म होगा, और अगर ये ऐसा नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन होगा। यूनिफॉर्म पोलराइजेशन अगर है और हम इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालें, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये करके हमको टोटल में 0 मिल जाएगा। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 नहीं होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, volume charge density is non-zero in case of non-uniform। अगर ये non-uniform polarization हुआ है तो ये 0। So, and this is we can get from this polarization। ये हमने एक देखा कि ये जो surface charge density this is same as this, and rho can be defined as minus del dot p। दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ सवाल हमको ऐसे पूछे जाते हैं जहाँ पे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज की बात हो रही है सब, और ये जरूरत पड़ता है। दूसरा एक चीज और, हमने कूलाम्स लॉ को समझा, अगर गॉस लॉ को देखें तो उसमें क्या कुछ चेंज होगा। गॉस लॉ हम लोग जानते हैं, E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना है यहाँ पे, एक तो ये चार्ज है और एक चार्ज कितना है, ये Q डैश है। ये चार्ज यहाँ पे माइनस इसलिए लिया कि इनके दोनों के नेचर में डिफरेंस है। आप चाहें तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं, बस वी हैव टू कंसीडर व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर। यहाँ पे प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू है। इंड्यूस चार्ज का नेचर, जो इंड्यूस चार्ज है वो ओरिजिनल चार्ज के फ्री चार्ज से अपोजिट पोलैरिटी का है। इस चीज को हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये चीज हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यूजिंग दिस रिलेशन हियर वी कैन डिफाइन Q इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया, जहां एप्सिलॉन नॉट था वहां K एप्सिलॉन नॉट आ गया। दिस इज हाउ दिस डाइपोल डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में गॉस लॉ मॉडिफाई हो गया। एक छोटी सी चीज और हम लोग समझ लें यहाँ पे कि ये जो हमने
दो तरह की फील्ड प्रोड्यूस हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पोलराइजेशन वेक्टर है। तो एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ये जो है इसको मैक्सवेल ने एक नया टर्म दिया, इसको कहा दिस इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, और उसको डी से रिप्रेजेंट किया। एंड सो वी हैव ए रिलेशन D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। तो इन तीनों के बीच में एक ये रिलेशन है, ये मैक्सवेल ने दिया। सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। और अगर हम लोग इसको इनकॉर्पोरेट कर लें तो ये हो जाता है D डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू। कूलाम जो गॉस लॉ है वो सिंपली ऐसे चेंज हो जाता है। हम लोग आगे जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा इस सब के बारे में और डिस्कस करेंगे, बट दिस इज अबाउट डायलैक्ट्रिक्स। ये सब चीज़ें हमको डायलैक्ट्रिक के बारे में पता हो तो हम कुछ सवाल देख सकते हैं। तो जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हम लोग करते आए हैं कि इफ़ देर इज कुछ हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, फिर उसकी समझ डेवलप करते हैं, देन वी लुक एट कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में इस टॉपिक पे किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, और जो हमने समझ डेवलप किया है क्या उसके बेसिस पे वो सवाल हम आंसर कर सकते हैं। दिस इज अ स्टैंडर्ड वे टू क्रॉस चेक दैट what we are studying is relevant for our exam or not. So like previous lectures, today also we will try to do some problems. तो जैसे कि हमने अभी तक दो तरह के सवाल किए हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं, ये 2 नंबर का सवाल होता है, और इसमें हमें कई सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है, तो आज भी हम लोग यही करेंगे। हर दिन हम करीब 4-5 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, थोड़े से लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ प्रॉब्लम। तो आज भी मैं कुछ सवाल लेके आया हूं। सो लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। ये सवाल जैम में 2020 में पूछा गया था, आप 2020 के पेपर को देख सकते हैं। सो up to this we have done 15 questions, so this is question number 16। ये जो नंबरिंग है ये पेपर के हिसाब से नहीं, ये हमारे लेक्चर्स के हिसाब से है। so you will find this question in जैम पेपर 2020। और जो ये पेपर में क्वेश्चन का ऑर्डर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग अलग कैंडिडेट को ये सफल करके क्वेश्चन मिलते हैं, तो इस नंबर्स में भी डिफरेंट, बट यू विल फाइंड इट इन द पेपर। सो ये 2 नंबर का सवाल है। 2 नंबर के सवाल में आपको ये क्या करना है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन पिछली बार भी हम लोगों ने 2 सवाल किए थे। मैं ये सारे अलग अलग तरह के सवाल इसलिए करता हूं जिससे कि आप इनको पहचाने, और प्रैक्टिस में ये बहुत रेलेवेंट होता है कि आप अगर सिंसियरली उसके इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझ रहे हैं तो आपको सब कुछ आता रहेगा, फिर भी आपके नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि आप थोड़ी सी लापरवाही करने से आपका पूरा नंबर जाता है। यहाँ पे कोई स्टेप वाइज मार्किंग नहीं है, आपकी अप्रोच चेक करने का कोई तरीका और नहीं है। सारे जो भी मेथड्स होते हैं असेसमेंट के, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती हैं, ये भी एक तरह का लिमिटेशन है। यहाँ पे ह्यूमन इंटरफियर कम है, क्योंकि ये जो आप आंसर करते हैं OMR सीट सीधे मशीन से चेक होती है। तो ये जो असेसमेंट में बायस आ सकता है वो तो खत्म हो गया, लेकिन असेसमेंट की ये लिमिटेशन हो गई कि आप अगर कुछ समझ रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, जब तक आप सही आंसर नहीं देंगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ये 2 नंबर का सवाल है, और 2 नंबर आपको तब मिलेंगे जब इसमें से 4 में से जितने भी सही ऑप्शन है वो सारे आप सही बता पाए। अगर एक भी आप नहीं पहचान पाए, एक छोड़ दिया या एक गलत को सही बोल दिया, तो आपको कुछ नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन ये एक अलग तरह का सिचुएशन है। तो जैसा सिचुएशन होता है वैसे ही हमको चीजों को समझना चाहिए। तो लेट अस रीड दिस प्रॉब्लम। थोड़ा सा बड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, इसको समझते हैं, और जो हमने डायलैक्ट्रिक्स के बारे में सीखा है क्या उससे हम इसको आंसर कर सकते हैं कि नहीं। तो ये कह रहा है कि एक स्फेरिकल डायलैक्ट्रिक सेल है जिसका इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B है, और इसमें पोलराइजेशन दिया हुआ है, जहां K कांस्टेंट है, R यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन से स्टेटमेंट सही है, ये पूछा जा रहा है। सो रीड दिस
और एक बार में समझना है तो 2 बार पढ़ें, ठीक से समझना बहुत जरूरी है। तो एक स्फेरिकल डाइलेक्ट्रिक सेल दिया, उसका इनर आउटर रेडियस दिया, पोलराइजेशन बता दिया। अब कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है या कौन से ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस इज -k + k और वॉल्यूम डेंसिटी ऑन बाउंड चार्जेस ऑफ इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इज 0। ये पहला है। दूसरा कह रहा है सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज इज 0 ऑन द बोथ इनर एंड आउटर सरफेस एंड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज +k। तीसरे में कह रहा है सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस इनर आउटर सरफेस इज दिस एंड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम चार्जेस इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज 0। चौथे में कह रहा है डाइलेक्ट्रिक सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस इज 0 ऑन बोथ इनर एंड आउटर सरफेस, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज दिस। तो बेसिकली अगर आप इसको देखें तो 2 चीजें हैं जिनके बारे में बात हो रही है। एक सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस कहां पे, इनर और आउटर सरफेस में, और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस। सरफेस डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, ये चीज पूछ रहा है। अभी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो इनके बारे में हम लोगों ने बोला था, हम कह रहे थे ये इसको हम लोग कहेंगे सिग्मा एस, इसको कहेंगे रो, और ये बाउंड चार्ज की बात हो रही है, मतलब जो इंड्यूस चार्ज है। अगर ये दोनों चीजों के बारे में हम लोग निकाल पाए तो हम इसमें से सही आंसर पहचान सकते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के एनालिसिस करें तो ये भी देखेंगे अलग अलग जगह पे अलग अलग बात कही है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन सही होने का संभावना कम लग रहा है, एक ही ऑप्शन सही होगा। लेकिन ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है तो हमको देखना होता है एक, किसी में कई सारे ऑप्शन भी सही होते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसको समझें। हमने क्या सीखा है, जो वॉल्यूम चार्ज, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज पोलराइजेशन वेक्टर, और ये इसका डायरेक्शन है, क्योंकि ये वेक्टर है हमको डायरेक्शन कंसीडर करना ही पड़ेगा। सो देखो ये जो P है, P का डायरेक्शन क्या है, P कैसे डिफाइन है, P इज डिफाइन एज k/r² r कैप। r के डायरेक्शन में दिया है जब r का वैल्यू a और b के बीच में है। वैसे बाहर तो ये डिफाइन नहीं है तो इसकी वैल्यू बाहर के लिए अदरवाइज 0 हो जाएगा। दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड। अब हमको बस इसमें इसको रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम लोग इनर सरफेस के लिए करेंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, आउटर के लिए करेंगे तो r इज इक्वल टू b, और ये इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों सेम हो गया, तो r और n कैप का भी डायरेक्शन r है और p का डायरेक्शन भी r है, तो ये सेम यूनिट वेक्टर्स हो गए, ये 1 हो जाएंगे। और दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नॉट वेक्टर, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये इनका स्केलर प्रोडक्ट है। तो इनर सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनर सरफेस के लिए पोलराइजेशन और बाहर के सरफेस के लिए पोलराइजेशन। ये हो गया -k/r, की वैल्यू क्या है, a है, तो a² हो गया इनर सरफेस के लिए, और आउटर सरफेस के लिए हो जाएगा k/b²। एक माइनस एक प्लस क्यों है, अगर आप आप जानते हैं एक डाइलेक्ट्रिक सेल है, तो इधर एक जगह पे ये पोलराइजेशन का डायरेक्शन है, पोलराइजेशन इधर की तरफ है, तो एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे करके होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इस वजह से ये माइनस है ये प्लस है, तो k/r² है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो दिया हुआ है इस ऑप्शन में। थोड़ा सा हम ऑप्शन को भी देखते रहे तो समझ में आएगा। दूसरी चीज ये है कि ये जो पोलराइजेशन है ये हमको यूनिफॉर्म दिख रहा है, इट इज यूनिफॉर्म। तो अगर हम लोग इसका बाउंड चार्ज डेंसिटी ये हम लोग देख भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और जो बाउंड चार्ज वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी है इसको निकालें तो ये होता है रो इज इक्वल टू -del.p। p हमको पता ही है, हम इसकी वैल्यू रख दें -del.p
ये है k अपान आर स्क्वायर आर कैप, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एक डिराक डेल्टा फंक्शन मिलेगा, k 4 पाई डिराक डेल्टा फंक्शन क्यूब आर। तो ये वैल्यू आर की वैल्यू जब 0 होगी तब ये वैल्यू सूट करेगा। डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है, जिस वैल्यू पे ये 0 होगा वहां पे ये एकदम इन्फिनिटी चला जाएगा और बाकी जगह ये सारा 0 रहेगा। तो जब हम आर इक्वल टू ए और बी के बीच में बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं आर की वैल्यू ए और बी के बीच में है, तो 0 होना नहीं है, आर इक्वल टू 0 होगा नहीं, तो ये वैल्यू हमेशा रहने वाली है 0। तो जो डाइलेक्ट्रिक का बाउंड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज ऑलवेज 0। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और जब ऐसे हम इसको करेक्ट कर देंगे तो बाकी सारे ऑप्शन अपने आप में गलत होंगे। जैसे ये इसका ये वाला हिस्सा सही है लेकिन ऊपर वाला हिस्सा सही नहीं है, इसमें दोनों में से कोई सही नहीं है, इसमें भी दोनों में से कोई सही नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ओनली सी इज करेक्ट। सो दिस इज एक्चुअली क्या हुआ, एक ही ऑप्शन सही हुआ लेकिन इसमें हमको ये वेरीफाई करना पड़ा कि बाकी सब गलत है। ठीक है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आपको बस ये 2 चीजें अगर पता हैं, दिस इज हाउ, ये हमने पिछले क्लास में अभी पिछले स्लाइड्स में इसको डिस्कस किया है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल और डिस्कस करेंगे। ये एक सवाल है, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। पढ़िए आप तब तक इसको। क्या कह रहा है, एक स्फीयर है, एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है रेडियस आर का। ये सवाल 2017 में पूछा गया। ये भी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, मतलब 2 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें आपको सही ऑप्शंस पहचानने हैं। क्या कह रहा है, एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है रेडियस आर का, उसका कांस्टेंट पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन इज ए कांस्टेंट पोलराइजेशन। सो द फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया है। तो ये ऐसा एक स्फीयर है और जेड डायरेक्शन में पोलराइजेशन होगा तो क्या होगा, इधर कुछ ऐसे सोच ले, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इधर कुछ आ जाएंगे और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज कुछ इधर आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके कुछ पोलराइजेशन हुआ होगा, ऐसे सोच सकते हैं। दिस इज पोलराइजेशन और ये जेड डायरेक्शन है, यही पोलराइजेशन की डायरेक्शन है। तो कह रहा है बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज P0 cos थीटा। P0 क्या है, ये है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, हम जानते हैं सरफेस बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू P और n कैप। तो P हमको कितना दिया है और n कैप क्या है, तो ये इसके बीच में अगर हम लोग ये देखें, ये n कैप अगर हम कह दें तो ये एंगल थीटा है, यही थीटा यहाँ पे दिया है क्योंकि cos थीटा इन्होंने ऊपर डिफाइन नहीं किया। सो दिस इज द एंगल बिटवीन दिस। तो अगर n और p के बीच में थीटा एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, P0 cos थीटा। तो इट मींस A इज करेक्ट। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस r ऑन द z एक्सिस वेरीज 1/r²। हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में भी पढ़े थे। तो एक डायपोल जैसा बन रहा है यहाँ पे। तो डायपोल में अगर हम कहीं दूर पे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज 1/r³। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, होगा। हम लोग ऐसे इसकी एनालिसिस करें, r ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन r, मतलब कहीं दूर पॉइंट है P जिसपे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द डायपोल फॉर दैट। और इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 1/r² नहीं होती है, 1/r³ होती है। ठीक है, अब पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस 2r। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब यहाँ पे P जो है वो 2r डिस्टेंस पे ऐसे बोला है, जेड एक्सिस पे ही यहाँ पे चले जाएं। ये अगर r इसका रेडियस है, 2r डिस्टेंस पे v क्या होगा, इसको हमको इवेलुएट करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दोनों चार्ज के लिए लिख सकते हैं v इज इक्वल टू
1 कोई पॉइंट अगर हम लोग जनरल पॉइंट के लिए लिखें, चार्ज Q 1/z माइनस टी, ये हमने कह दिया, ये ऐसे है, और ये -1/z+t। ये हम लोगों ने डेरिवेशन किए हैं, हमको ऐसे, लेकिन यहाँ पे हमको एक स्पेसिफिक सिचुएशन दिया है, सो इट इज गुड टू डू इट लाइक दिस। Q/4πε0, इसको सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा जो z की वैल्यू है, d की वैल्यू है, इसको समझेंगे और हमको ये मिल जाएगा z²। तो ये दिस इज नॉट स्क्वायर, बेसिकली 2d, या इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको ऐसे मिलेगा। और फिर हम लोग इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लें, और इसको वॉल्यूम से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, Q इंटू 2D और वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, और ये 4πε0 z² कर दें, तो ये क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होता है, यही होता है, हमने अभी डिफाइन किया था पोलराइजेशन। तो ये क्या हो जाएगा, V तो वॉल्यूम है उसका स्फीयर का, तो वॉल्यूम हम लोग लिख सकते हैं 4/3 πr3, और जो डाइपोल का ये पोलराइजेशन हमको दिया है, इसीलिए हम इसको ये ऐसे सेट कर रहे थे कि हम इसको पोलराइजेशन रख पाए। तो ये हो गया P0/4πε0, z की वैल्यू कितनी है, 2r है। इसको मैं थोड़ा बिगाड़ देता हूं अभी, z की वैल्यू 2r रख दो और इसको स्क्वायर कर दो। इसको अगर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा, ये 4π कैंसिल हो गया, और ये 4 ऐसे करके मिलेगा P0 r, ये r² है, ये r³ है, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 12ε0। यही यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्किल इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल एट डिस्टेंस 2r ऑन z एक्सिस इज दिस, सो इट मींस दिस इज आल्सो करेक्ट। और देखो ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ डाइपोल एट द ओरिजिन। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि ये जब हम दूर जाके करेंगे तो ये डाइपोल की तरह बनेगा, और ये ओरिजिन पे डाइपोल रखा है, जेड एक्सिस पे इसको रखा है, तो ये ऐसे हो गया डाइपोल की तरह। तो ये अपने आप में ही सही है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है, ए सही है, सी सही है, डी सही है। जब आप ये तीनों मार्क करेंगे तो आपको पूरे पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे थे अभी पिछले कुछ स्लाइड्स में, वही सब चीजें यहाँ यूज हुई हैं। और ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने के बाद इसीलिए इस टॉपिक को लिया, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल बन रहा है, और डाइपोल की जो समझ है वो डाइलेक्ट्रिक्स को, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करने के लिए आपको जरूरी है। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। आज हम लोगों ने कुछ डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बात की, डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में क्या कुछ होता है, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में, फोर्स कैलकुलेशन में गॉस लॉ और कूलॉम्स लॉ में क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, ऑल दैट थिंग्स वी डिस्कस्ड, एंड वी डिड 2 प्रॉब्लम्स to see whether the concepts we are learning are useful in solving the problems which they ask in the exam. So I hope you understand few things from that. हम लोग छोटे छोटे लेक्चर्स कर रहे हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, और आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाएंगे और थोड़ा और प्रॉब्लम्स उस पर बेस्ड करेंगे तो आपकी समझ बहुत अच्छी बनेगी। We will do lot more questions, but it is just to illustrate that this is the concept and this is the problems. So we are trying to touch upon all topics of electrostatics and developing our foundation in this part of this syllabus. And I hope you are learning it, enjoying it, and I look forward for your suggestions
एंड वी विल कंटिन्यू। फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वी विल मीट अगेन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हैव a nice day.